हेलो, कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हमारी फुल पत्ती वाली क्लास के अंदर आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे हमारे जो एक्सरसाइज 12.5 20 क्वेश्चन आप मैंने दिए थे करने के लिए, वो आपने कर लिए होंगे। एक्सरसाइज के अंदर तो इतने ही करने थे 20 क्वेश्चन, इतने बहुत है। लेकिन एग्जाम्पल थे, मैंने बताया था कुछ एग्जाम्पल करने थे, 10 11 तक एग्जाम्पल हुए थे, एक 15वां एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल करने थे। मैंने कुछ एग्जाम्पल छोड़ दिए थे, 7 एग्जाम्पल हो चुके थे हमारे। तो सात तक एग्जाम्पल हो चुके थे। क्या से करने हैं 11 तक एग्जाम्पल तो आपने पूरे करने हैं, 1 से लेके 11। और एक करना है अपने एग्जाम्पल 15वां, वो मैं आज कराऊंगा, है ना। एक 11वां और एक 15वां करवा देता हूँ आपको। वैसे क्या आप कर लोगे क्या? 7 8 9 सिंपल है, ये वाला कर लोगे आप? करके देखना एक बारी, थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा इनके बारे में। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल बचते हैं ना, वो करवा दूंगा। और उसके बाद हम करेंगे जो आपके जो डाउट है ना 12.5 के और 12.6 के, वो लेंगे। बस आज हम इतना करने वाले हैं। थैंक यू। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, एग्जाम्पल नंबर 7 है उसके बारे में। 12.6 के अंदर एग्जाम्पल नंबर 7 है ना, उसके अंदर क्या दिया हुआ है, लेमडा और यू का मान निकालना है। एक यहाँ पर दे दी और इनकी क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 दे दी। अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना, तो ऐसे करेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर मान आ जाएंगे और इक्वल टू 0 0 को क्या लिखेंगे, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप लिखेंगे। लास्ट के अंदर सोल्व करेंगे इसके अंदर। अब यदि कंपेयरिंग करेंगे, मैंने बताया था जैसे इसके अंदर ये करेंगे कंपेयरिंग, आई जे के और 0 वेक्टर प्लस 0 वेक्टर प्लस 0 वेक्टर, आई जे के था यहाँ पर। तब इसको कंपेयर करेंगे आई वाले से, इसको करेंगे जे वाले से, इसको करेंगे के वाले से। यहाँ से लेमडा का मान और लेमडा का मान भी निकल जाएगा और म्यू का जो मान है ना, वो भी निकल जाएगा, है ना। म्यू का मान भी निकल जाएगा। अब देखो अगला 8वां एग्जाम्पल क्या कहता है, थीटा निकालना है। इफ द थीटा इज द एंगल बिटवीन द एनी टू वेक्टर। 2 वेक्टर दे दिए। अगला एग्जाम्पल 8वां, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। अब इसने क्या कंडीशन दे रखी, और एक कंडीशन ये दे दी कि इनकी डॉट प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्या है, इक्वल दे रखी है। तो फाइंड द एंगल थीटा, थीटा एंगल निकालना। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होती है बताओ। इसके अंदर ये किसके बराबर था, वो लिख देंगे, किसके बराबर था, कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, यही था। और साइन थीटा किसके बराबर था, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, नीचे क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। क्या इसी प्रकार से था, क्या था ना। अब यहाँ से हमने क्या निकाला, इसका मैग्नीट्यूड कर लो, कोई बात नहीं, मैंने बता था ना, एक की बात है। अब इसको इस साइड ले जाओ, बी का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड। अब इसको भी यहाँ पर इस साइड ले जाएंगे, यहाँ पर ले जाएंगे और बी का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा। अब इसकी जगह तो यहाँ पर पुट कर दो और इसकी जगह ये पुट कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी जगह तो ये पुट कर दिया और इसकी जगह हमने क्या कर दिया, ये साइन थीटा आ जाएगा, ये वाला पुट कर दिया। आई बात समझो। अभी ये तो सेम है, कट जाएंगे। अब कोस थीटा यहाँ पर साइन थीटा, आपकी मर्जी है, तो साइन को इस साइड ले जाओ या कोस को इस साइड ले जाओ, बात एक ही है। मैं इसके बुक के अंदर आपको इस साइड ले जाता हूँ, मैं इसको साइन थीटा को, आपकी मर्जी है, चाहे इसको इस साइड ले जाओ तो टेंजेंट थीटा बन जाएगा, इस साइड का तो कोस थीटा बन जाएगा, तो यहाँ पर वन आ जाएगा। ये साइड चला गया था, कोई कुछ नहीं बचा तो वन बचता है। ये किसके बराबर होता है, कोट थीटा के इक्वल टू 1, और 1 किसके बराबर होता है, कोट 45 के। इस यहाँ पर जो चीज़ दिखे ना, उसी के अंदर ये कन्वर्ट करना, कहीं और साइन के अंदर चेंज करना लग जाओ। तो कोट के अंदर 1 किसके बराबर होता है, कोट 45 के। तो यहाँ पर आपने लिखना कोट 45 को मान π/4 लिखेंगे। अब इससे ही कट जाएगा, सॉरी यहाँ पर टेंजेंट आएगा, कोट आएगा, कट जाएगा। थीटा मान कितना आ जाएगा, π/4। आई बात समझ में, यही था, आसान था। 9वां क्वेश्चन देख लो। 9वां एग्जाम्पल क्या है, 9वां एग्जाम्पल के अंदर कुछ भी नहीं है, बस फॉर एनी वेक्टर ए, कोई ए वेक्टर दे रखा है। मैंने बताया था कोई वेक्टर दे ना, कुछ भी वेक्टर दे रखा है तो इस प्रकार से वेक्टर, तो उसको हमें साइन नहीं दिया हो ना कुछ भी, तो इसको हम ऐसा मानते हैं। बताया था या नहीं बताया था, कभी वेक्टर देख, फॉर ए वेक्टर दे दिया तो इस प्रकार से उसको वेक्टर को मानते हैं। ए वेक्टर दे रखा, बी कुछ भी दे रखे तो A1 A2 A3, है ना, या आपकी मर्जी XYZ मान लो, मर्जी आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, XYZ मानो।
हाँ ये सेम नहीं मान लेना, अलग अलग होनी चाहिए, इसका मतलब ये है। तो देखो अब क्या कह रहा है, सो दैट करना, अरे निकाल दो, सो दैट करना, सबसे पहला ए क्रॉस आई निकाल लेंगे, ए क्रॉस आई कैप, ए क्रॉस आई कैप निकाल लोगे। उसके बाद ए क्रॉस आई कैप लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे पहले। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लेके ए क्रॉस आई कैप निकाल लेना, फिर उसका वो करना ना, मैग्नीट्यूड निकालना है, स्केयरिंग है, चलो ठीक है। तो ए क्रॉस आई निकालते हैं, क्रॉस है ना ये, ए क्रॉस, ए का मान ये पुट कर दो, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, इसकी क्रॉस करनी आई के साथ, ऐसा ही क्वेश्चन के अंदर दिया ना। अब आई कैप के साथ क्रॉस करनी है, इसकी क्रॉस कर दो सभी के साथ, इसकी क्रॉस करते हैं इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, देखते क्या आता है। देखो इसके इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, A1 बाहर आ जाएगा, आई की आई, अब यहाँ पर देखो आई कैप है ना, आई कैप, तो आई जे के साथ करो, और जो A1 A2 A3 ना उसको बाहर ले लेंगे, A1 क्रॉस में आई कैप प्लस A2 बाहर आ गया, यहाँ पर J1 क्रॉस में आई कैप। अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं, इस साइड से मल्टीपल क्रॉस कर रहे हैं ना, तो इसी साइड लिखना है ना, पहले साइड नहीं लिखते, पूरी साइड नहीं लिख देना, क्यों, पहली साइड लिखोगे ना आई क्रॉस जे, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आई क्रॉस जे, इसका आई क्रॉस जे बनाओगे तो माइनस का आएगा निशान, है ना, बताया था, तो ये हो गया। प्लस में I3, तो के क्रॉस आई लिखना था, मैंने बताया था ना, आई क्रॉस के नहीं लिखना, इस साइड से मल्टीप्लाई करें तो वो इसी साइड लिखना है ना, ये होगा। अब आई क्रॉस आई क्या होता है बताओ, जीरो, क्या इसका मान जीरो होता है, सेम की डॉट प्रोडक्ट, सेम की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होती है और डॉट प्रोडक्ट वन होती है ना, आई क्रॉस आई है, जे क्रॉस जे है, के क्रॉस के है, जीरो बराबर था, भी आ जाएगा, ये जीरो हो गया, ये A2 बच गया, ये जे क्रॉस आई क्या आता है, जे क्रॉस आई बताओ, एंड ये बताया था मैंने इस प्रकार से, यदि क्लॉकवाइज चलता ना इस प्रकार से तो एंटी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलता तो पॉजिटिव निशान आएगा, पॉजिटिव आएगा, कौन सा, आई क्रॉस जे करा तो के आ जाएगा, जे क्रॉस के किया तो आई आ जाएगा, और के क्रॉस आई किया तो जे आ जाएगा। अब देखो के क्रॉस आई है, के बाद आई आता है, तो इसका मान हो जाएगा जे, ये हो जाए A3 प्लस में। अब जे क्रॉस आई है, अब जे क्रॉस आई है क्या, उल्टा चल रहा है ना, ये क्लॉकवाइज होगा, इस साइड चले तो क्या पॉजिटिव, और उसका उल्टा चल जाएगा तो क्या हो नेगेटिव, तो जे क्रॉस आई का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का निशान आएगा, क्या माइनस का निशान आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, जे क्रॉस आई आएगा तो के ही, लेकिन माइनस का आएगा, माइनस का, तो A2, क्या ये मान आया ना इसका, इसका मान ये आने के बाद आपने सेम ही, आप फिर लेंगे राइट हैंड, सॉरी ये आ गया, उसके बाद एक प्लस में जे ले लेंगे, ये निकाल लेंगे इस प्रकार से। सबसे पहले इसका वो निकाल लो, इसी का पूरा मान निकालो, क्या क्या पूछा है, और इसका क्या दे रखा है, ए क्रॉस आई कैप का स्केयर, स्केयर दे रखा। अब स्केयर क्या है ना, सबसे पहले मैग्नीट्यूड क्या होगा, पहले मैग्नीट्यूड निकालो, ए क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका A2 का स्केयर प्लस में A3 का स्केयर, यही होगा मैग्नीट्यूड। अब इसने दे रखा, देखो पूछा क्या है, सो दैट करना है ए क्रॉस आई का स्केयर प्लस ए क्रॉस जे का स्केयर प्लस ए क्रॉस के का स्केयर, है ना, इस प्रकार से ना। तब इसका स्केयर पूछा है, तो मैं स्केयरिंग बोथ साइड करते हुए करने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसका स्केयरिंग बोथ साइड कर दूँ, तो ये हटा के इसका स्केयर यहाँ पर हो जाएगा। एक तो ये पूछा है। अब इसी प्रकार से ये तो इसका माना है, इसी प्रकार से ए क्रॉस जे कैसे आएगा, ए क्रॉस जे का स्केयर निकाल लगे, वो क्या आएगा, सेम ही आएंगे सभी, इसका स्केयर करेंगे, इसका स्केयर करेंगे, नहीं समझ नहीं, मतलब निकलता आपसे, ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो आप ऐसे ही करके देख लेना, आई क्रॉस जे का आई क्रॉस के का, यदि आता तो देखो सेम दिख रहा है, ए का नहीं आई के साथ क्रॉस करी थी, तो क्या इसके साथ क्या था, आई क्रॉस आई वाला A1 आया था ना, A1 जीरो हुआ था, तो देखो एक A2 का स्केयर और A3 का स्केयर बन गया। अब एक ही जे के साथ करेंगे, जे वाला कौन सा आएगा, जे वाला, जे के साथ तो A2 आएगा, अब A2 ना छोड़ दो, और को स्केयर कर दो, इसका स्केयर प्लस में A3 का स्केयर आएगा, आई बात समझ में। अब एक ही के साथ करेंगे, अब के वाला कौन सा आता है, I3 को छोड़ दो और दोनों का स्केयर कर दो, क्या क्या बचेगा, A1 का स्केयर प्लस में A2 का स्केयर, यही बचेगा ना, क्या यही बचेगा। अब सभी को जोड़ दो, आप हमारा आंसर आ जाएगा।
सभी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये होगा ना A3 का स्क्वायर वाई प्लस में A1 का स्क्वायर A21 का 2 का। ठीक है, अब सभी को जोड़ देंगे, जोड़ना सभी को, क्यों सभी को जोड़ रखा है, सभी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, A1 A2 कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा, 2 बार ले लेंगे A1 का स्क्वायर प्लस में A2 और A2 का स्क्वायर 2A2 2 बार ले रखा है तो A2 का स्क्वायर प्लस में A3 का स्क्वायर भी हो जाएगा, 2 पाएंगे 12 आएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर, ये किसके बराबर है बताओ, ये किसके बराबर होगा, और इसका मैग्नीट्यूड करके देख लो, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, यही तो आएगा A1 का स्क्वायर प्लस में A2 का स्क्वायर प्लस में A3 का स्क्वायर, ये आएगा। और इसने स्क्वायर पूछा था, अब इसका ये रूट हटाएंगे तो क्या आएगा, ये स्क्वायर यहाँ पर चढ़ जाएगा। अब इसका मान ये रहा, इसका मान कहाँ पर पुट करेंगे, ये वाला 2 इंटू में A1 का स्क्वायर, दिख रहा है क्या, आई बात समझ में। ठीक है जी, सिंपल था। अब देखो 10वां क्वेश्चन एग्जांपल देख लो। दफा क्या कहता है, आई और बी का मान दे रखा, एक वेक्टर दे दिया, समझाऊंगा ओनली, ए वेक्टर दे दिया और एक बी वेक्टर दे रखा है, इनका मान दे रखा है जी आपको। एग्जांपल के अंदर देख लेना, एग्जांपल नंबर 10 है, एग्जांपल नंबर 10 है, उसके अंदर मान दे रखा है, ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है ना। और फाइंड ए सी वेक्टर निकालना, सी वेक्टर निकालना है। अब सी वेक्टर निकालना है तो इसका मान क्या पुट करोगे आप, इसका मान यदि मैंने बताया था कोई वेक्टर निकालना ना, उसका मान लेते हैं, ए था तो A1 A2 A3 माना था, सी है तो C1 C2 C3 मान लेंगे, या आपकी मर्जी, यहाँ पर एक्स वाई जेड भी मान सकते हो, कोई बात नहीं होती वो तो एक सी बात है। चलो आप एक्स वाई और जेड मान लेना है, इस प्रकार से मान लिया, क्योंकि हमने तो अब देखो ये सी वेक्टर निकाला तो एक्स वाई जेड यहाँ पर जो मान होगा ना, चाहे C1 C2 C3 मानो तो उनका मान निकालना पड़ेगा, एक्स वाई जेड मानो तो एक्स वाई जेड का मान निकाल के वो मान निकाल कर इसके अंदर पुट करना है जी, इसके अंदर पुट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो फाइंड हमने क्या करना है, एक्स वाई जेड। तो लेकिन इसके लिए अब ऐसे तो फाइंड कर नहीं सकते, कुछ कंडीशन दी पाएगी, तो पढ़ के देखो कंडीशन दे रखी है, सच दैट, मैंने कहा था तो सच दैट देना, वो चीज़ तो लेके चलनी हमने, सच दैट दिया ना, ये सच दैट में ये दिया है इसके, अब ये लेके चलनी, इसके अंदर मान पुट कर दो, ए का मान पुट कर देंगे जो भी आएगा, और क्रॉस है ना, क्रॉस में सी का मान पुट कर दे, सी का मान क्या है जो पुट कर देंगे इक्वल टू इसका मान पुट कर दें, सभी मान पुट कर दिए। उसके बाद ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना और इसके साथ कंपेयरिंग कर देना, एक्स वाई जेड का मान आ जाएगा, इसके अंदर पुट करोगे आंसर आ जाएगा, करके देखना, नहीं हो तो आपके अंदर एग्जाम्पल सॉल्यूशन पढ़ाई है। अब आ जाओ 11वां एग्जाम्पल के अंदर। तो 11वां एग्जाम्पल देखो, वो याद कर रहा है। अब 11वां एग्जाम्पल देखो, इफ क्वेश्चन आपके नीचे आ गया हुआ स्क्रीन के, तो देखो इफ ए बी सी आर द पोजिशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए बी सी। अब पोजिशन वेक्टर दे रखे ए बी सी दे रखा है तो लिख दो, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बी और सी, ये पॉइंट यहाँ पर सेम लिखोगे, ए का ए वेक्टर, इसका बी वेक्टर, इसका सी वेक्टर, छोटा लिख दिया ज़्यादा कोई बात नहीं। तो कोई एक ट्रायंगल दे रखी है, उसके ए बी सी है ना, जैसे कह रहा है देखो इस प्रकार से ट्रायंगल ही बना ले लो, ए है बी और सी, ये वर्टेक्स है, इसके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर दे दिया और इसका दे दिया बी वेक्टर और इसका सी वेक्टर। ठीक है जी, तो ये पॉइंट दे रखा है इसके अंदर। अब क्या कर रहा है ये, रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल, देन प्रूव दैट द वेक्टर ऑफ वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और सो दैट करना जो वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ना ए बी सी, उसका ये दे रखा है, क्या पूछा है, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, इससे दिन नोट कर दूंगा इसको, 1/2 ए क्रॉस बी प्लस में बी प्लस सी, बी क्रॉस सी प्लस में सी क्रॉस ए, ये दे रखा है जी, ये पूछा इसने। अब ये पूछ लिया इसके अंदर एरिया, और अगला एक और पार्ट देगा, डिटेक्ट द कंडीशन फॉर द पॉइंट्स ए बी सी, उसको बाद में देख लेंगे, पहले इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, अगला अपने आप आ जाएगा।
तो देखो दोस्तों, ये तो पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, और मैंने एक बात बताई थी, इसको तो भूल छोड़ दो एक बारी, मैंने यहाँ पर आ जाओ, मैंने एक बात बताई थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ना वो ए क्रॉस बी होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये था R1/2, यही था। या ट्रायंगल के इसके अंदर ए बी वेक्टर नहीं दिया, इसके अंदर क्या दे रखा है, एक तो हमने निकालना पड़ेगा ए बी वेक्टर इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर तो फॉर्मूला है कौन सा, हमने क्या निकालना पड़ेगा, ए बी वेक्टर। आप मैंने बताया था कोई एक पॉइंट ले लो, एक वर्टेक्स ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये, मैं लेता हूँ ये, हमेशा ही मैं ये पॉइंट लेता हूँ। इससे ए से बी निकाल लेंगे, अब बी से सी क्रॉस नहीं कर देना, क्यों, एडजेसेंट साइड होनी चाहिए, एडजेसेंट साइड को यहाँ पे इस पॉइंट से एक तो इसकी ये बनेगी, इससे जो मतलब वो बन रही है ना, साइड बन रही है, तो ए से बी और ए से सी ये बन रही है ना, तो ए से बी क्रॉस कर देंगे ए से सी का, और मैंने बता दिया ये पॉइंट सेम यहाँ पर आना चाहिए। अब इसका मैग्नीट्यूड करके और 1/2 ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या ये वाला फार्मूला होता है, क्या यही निकालना है। अब ये वाला फार्मूला होता है दोस्तों किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, है ना। बस इसी के अंदर ए बी निकाल लो और ए सी निकाल लो, और इसके अंदर पुट कर देंगे, सोल्यूशन करेंगे, ये मान आ जाएगा। देखो कैसे पेपर के अंदर आता है, फूल पत्तियाँ लगा लो, इस क्वेश्चन पर फुल पत्तियाँ लगा लो, मैंने बार बार कहा है, ये पेपर के अंदर आ सकता है, और बच्चे ऐसे देखते ही छोड़ देते हैं। अब कुछ वैल्यू दी पाए तो आएगा, तो नहीं तो नहीं आएगा। तो आपको दोस्तों फुल पत्तियाँ लगा लो इस पर, ये पेपर में आने की प्रबल संभावना है इसकी, है ना। तो पेपर के अंदर आ सकता है, और पेपर के अंदर आने की क्यों है, क्योंकि प्रूफ दैट करना है, ऐसा लगभग बच्चे को आएगा नहीं। और HSC क्या कहती है, जो एग्जामिनर है ना, यही सोच के देता है कि बच्चों को इस प्रकार से क्वेश्चन दे दे, मतलब कोई पॉइंट आसान भी हो और उसके अंदर कोई पॉइंट हो, वो बच्चों को आएगा नहीं और उस पर नहीं होगा। क्योंकि CBSE बोर्ड तक, CBSE जो हाई लेवल का बोर्ड होता है ना, उस प्रकार का क्वेश्चन तो देगा नहीं वो, लेकिन वो क्वेश्चन आसान होता है। उसके अंदर बड़ा हो चाहे कितना बड़ा हो क्वेश्चन, बड़े से मैंने मतलब बात नहीं होती कि मतलब हाँ बड़ा क्वेश्चन है तो हार्ड होगा। आसान जो छोटा क्वेश्चन होता है, लेकिन उसके अंदर कोई पॉइंट अटकने वाला होता है, पॉइंट ऐसा कि वो यदि नहीं आता तो क्वेश्चन नहीं होगा, वो होता क्वेश्चन हार्ड, है ना, क्योंकि बच्चों को हार्ड लगेगा। और जो लंबा ना, उससे बच्चे नहीं डरा करो, वो क्या होगा, वो स्टेप बाय स्टेप होगा, कोई पॉइंट अटकने वाला नहीं होगा उसके अंदर, वो हो जाएगा। तो इसलिए तो इस प्रकार से क्वेश्चन है ना, हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको ध्यानपूर्वक समझना है। देखो अब था कुछ भी नहीं, ये बड़ा फार्मूला है, इसके अंदर पुट करना है बस। ट्रायंगल का एरिया है तो ट्रायंगल का एरिया निकालो ना, हमने दिया क्या है, ये ट्रायंगल है ABC, पोजीशन वेक्टर ABC का दे रखा है ये, तो एक तो AB निकाल देंगे, एक AC निकाल देंगे, पुट करेंगे, प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहला AB की जरूरत है, निकाल लो AB वेक्टर, क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B, ऐसे निकालते हैं, माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ A निकालना, B का पोजीशन वेक्टर क्या है, B वेक्टर A माइनस A वेक्टर हो जाएगा। इसको मिटा देता हूँ एक बारी। अब AC की जरूरत पड़ेगी ना, A से C, AC का निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो इसका क्या है, C ये वेक्टर है मेरा और उसका A, ये माना गया A और C का। दूसरी बात, अब इतना होने के बाद एरिया वेक्टर क्या था, वेक्टर एरिया क्या होगा, वेक्टर एरिया जो पूछा है, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल का, इससे नोट कर दिया मैंने इसको, ट्रायंगल ये होता है 1/2 AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, ये वाला फार्मूला लगा दिया हमने। अब AB और AC का मैंने पुट कर देंगे, क्या था, ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू 1/2 AB वेक्टर क्या है, बस ऐसे चलते रहना है, ये पुट कर दिया, क्रॉस कर दी किसकी, अब ये पुट कर देंगे C का मान, C वेक्टर माइनस का A वेक्टर, बस मल्टीप्लाई ध्यान प्रूव करनी इस प्रकार से, नहीं कर देंगे। अब देखो ये कर दिया हमने, ठीक है। तो इसके अंदर ये लगा रखा है इसके से, ये पता नहीं क्यों, इसका मतलब कोई बहुत दिक्कत नहीं, ये ऐसे चलते रहो।
तो लास्ट के अंदर देखो सेम ये इस प्रकार से लिखा है ना, तो इस प्रकार से लिख देना, ये पता नहीं क्यों लगाया है ना, तो इस प्रकार से लिख देना। तो लेकिन फार्मूला तो ये होता है ना हमारा, तब ये होगा। अब देखो इसके अंदर अब ना मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी आती है कैसे, पहले इसकी करेंगे इसके साथ पूरे के साथ, पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, कैसे करेंगे देखो 1/2, इसी करेंगे इसके साथ, क्या होगा सबसे पहले बी की मैंने ज़्यादा क्रॉस है ना तो इसी साइड लिखना क्रॉस, जैसे बी है ना इसकी इसी साइड करनी है सी पहले बी बाद में लिखना, क्योंकि इस साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस साइड लिखना है। तो इसकी से साथ होगी माइनस का निशान लिख दो, बी की किसके साथ हो जाएगी फिर ए के साथ हो जाएगी। आई बात में ये तो होगा बी की होगी सी इन दोनों के साथ। अब करते ए की इसके साथ पूरे के साथ, इसको छोड़ दो, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, माइनस का ए की इसके साथ करेंगे तो माइनस का ए क्रॉस सी हो जाएगा। आई बात में अब इसकी इसके साथ करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, और ए क्रॉस ए, क्या यही बात क्या समझ पाए हो क्या ये ऐसे ही होगा इस प्रकार से। आगे बात समझ में। अब ये बता दो अब क्या इसका मान 0 हो जाएगा क्या, मैंने बताया था आई क्रॉस ए 0 था, सेम आए ना उनकी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगी। अब यहाँ पर ए टेक दिया, इसका मान यहाँ पर ए टेक दिया, ये भी क्या होता 0 ही होगा। सेम दिखे ना क्रॉस प्रोडक्ट हो सेम की, तो उसकी क्या होती है 0 होती है, याद रखना। दो वेक्टर है उनके दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, दोनों वेक्टर सेम है तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है। यदि ऐसा लगे कि हमने प्रूफ बताओ सर, ए कोई वेक्टर मान लो ए 2j 3k और इसकी 2 बारी मल्टीप्लाई करके देख लो 0 आएगी, चेक कर लेना यदि ना हो तो प्रूफ करके। तो आई बात में ये 0 हो गया, ये 0 होने के बाद बचा क्या 1/2, ये बी क्रॉस सी बच गया, क्या ये यहाँ पर प्लस का निशान है सभी जगह, तो जो माइनस वाले है ना उसको प्लस वाला कर लो। कैसे करेंगे, बी क्रॉस सी ठीक है, अब बी क्रॉस ए है तो यदि मैं माइनस का निशान है, यदि मैं इसको पलट दूँ इस प्रकार से तो क्या यहाँ पर प्लस का निशान आ जाएगा। तो यदि मैं इसको ए क्रॉस बी लिख दूँ, इसको ए क्रॉस बी, तो ए माइनस पहले ये एक और माइनस आएगा, हमने बताया था ना ये दो ए क्रॉस बी है, इसको बी क्रॉस ए लिखेंगे ना तो माइनस का निशान आ जाएगा। इसको ए क्रॉस सी, इसको सी क्रॉस ए लिखूंगा तो माइनस का निशान आ जाएगा, एक माइनस ए रही तो क्या हुआ सी क्रॉस ए हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये रही, अब ये 0 हो गया, ये हमारा 0 होगा, इसको लिखने की जरूरत है ना। ये क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम मिल गई तो हमारा प्रूफ हो गया। तो लिख दोगे हेंस एरिया ऑफ वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज दिस, ये लिख दोगे। इसके बाद एक पॉइंट दे रखा क्या, डिडक्ट द कंडीशन ऑफ द फॉर द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। अरे कोलिनियर कंडीशन क्या होती है, कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर कंडीशन ये होती है दोस्तों, ये पॉइंट और ये पॉइंट ये तीनों एक ही लाइन में होना तो कोलिनियर होगा। आप ये बता दो, एक पॉइंट बताना, यदि ए बी सी इस ट्रायंगल के तीनों पॉइंट ये वर्टेक्स इस लाइन पर हो गए तो इसका एरिया कुछ होगा, ट्रायंगल का एरिया होगा। मान लो ये ट्रायंगल के पॉइंट है ना ए बी सी, 3 पॉइंट ट्रायंगल के, तीनों पॉइंट मैंने एक लाइन पर दिखा दिए, रख दिए, ये उठा के इसको ले गया मैं इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया, ए यहाँ पर आगा, बी एरिया और सी एरिया हो गया। तो ये इस प्रकार से हो गए ट्रायंगल का, ए बी भुजा एरी, बी सी एरी और ए सी एरी, है ना। तो अब ये बताओ क्या इसका कोई एरिया होगा, आप कुछ नहीं, एरिया तो 0 होगा, तो याद रखना। तो इसका मतलब क्या होगा, एरिया 0 होगा ट्रायंगल का। अरे इस ट्रायंगल के ये पॉइंट यहाँ पर रख दिया, ट्रायंगल का एरिया तो है ही, ट्रायंगल तो बची नहीं, तो इसका एरिया 0। तो यदि कोलिनियर है ना तो इसका क्या होगा, एरिया 0 होगा। तो याद रखना कितना कर दिया, प्रूव दैट। फिर फॉर यहाँ पर कंडीशन ऑफ कोलिनियर की कंडीशन के लिए मैं इसको 0 लिख दूंगा। ये बात तो इतना तो लिख दिया, उसके बाद ये स्टेप आप दोबारा लिखोगे, इसको 0 लिखोगे और इसको भेज देंगे इस साइड, तो ये क्या आ जाएगी, फिर ये कंडीशन आ जाएगी इसकी, कोलिनियर कंडीशन ये होती है। इसको इक्वल टू 0 पुट करके 1/2 ना इसको इस साइड ले जाएंगे। आई बात समझ में नहीं आई, बस यही तक, ये तो कंडीशन थी इसकी कोलिनियर की, ये दिमाग लगाना होता है, याद रखना। कोलिनियर होता है सभी तीनों पॉइंट एक ही लाइन में, यदि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे, एक लाइन पर रख दिया ना एक ही हो गए, तो उसका तो एरिया बचा ही नहीं, एरिया 0 हो गया। तो अब आ जाओ सी 12वां 13वां 14वां छोड़ना है बस, और सभी छोड़ देना, 12 से लेके जितने भी है ना सभी छोड़कर
ओनली 15 क्वेश्चन है ना, उस 15 एग्जाम्पल है उसको देख लो और से भी छोड़ देना। 15 एग्जाम्पल देखो, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है नहीं भी आ सकता, ज़्यादा चांस नहीं है, 20% चांस है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। यदि आ गया ना आपको से नहीं होगा, ऐसे तो नहीं, बिना समझाए ना आपसे नहीं होगा। यदि आपने एक बार कर रखा हुआ ना फिर तो हो जाएगा, यदि आपने नहीं किया ना एग्जाम्पल तो आएगा नहीं। ये तो इम्पोर्टेंट है, समझ लेना। तो देखो, सो दैट करना दोस्तों, सो दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो एरिया है ना पैरेललोग्राम का विद डायगोनल ए और बी, ए और बी क्या रखा, अब की बार इसने दिया ए और बी है ना, ए और बी दोनों क्या है, डायगोनल है, याद रखना डायगोनल। डायगोनल है तो पैरेललोग्राम क्या कैसी होती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ए सी पॉइंट और ए डी पॉइंट, और ये इसके डायगोनल है ना, ये डायगोनल हो गए। ये पॉइंट होगा ए, ये ए डायगोनल है, ये बी डायगोनल है, ये पूरा दोस्तों यहाँ से लेके बी डायगोनल, ये पूरा है ए से बी, ए से डी। थोड़ा प्रॉपर्टी समझ लो पैरेललोग्राम की दोस्तों। पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम इसकी ना, इसके डायगोनल ना, ये वाली समझ लो बस। इसके जो डायगोनल है ना वो जहाँ पर परचेज करते हैं यहाँ पर, तो ये ना इक्वल पॉइंट पे करते हैं, मतलब इतना पार्ट आगे रहेगा और इतना पार्ट यहाँ पर रहेगा। यदि ये ए है ना पूरी भुजा, तो ए बाई 2 तो ये इधर रहेगा और इधर क्या रहेगा, ए बाई 2 यहाँ पर रहेगा। हाई बात समझे। अब यहाँ पर करते हैं ना, तो ये वाला पॉइंट और ये बराबर होंगे क्या, तो ये पूरी ए बी है, तो बताओ ये बी बाई 2 हो जाएगी और ये बी बाई 2 हो जाएगी, और ये भुजा कितनी हो जाएगी, बी बाई 2। हाई बात समझ में। तो ये पैरेललोग्राम होते हैं ना, पैरेललोग्राम के अंदर होता है ये डायगोनल हमेशा ही क्या होते हैं, डायगोनल हमेशा ही पैरेलल होते हैं, और जहाँ पर बिंदु पर छेद करते हैं ना दोनों डायगोनल है, वे हमेशा ही क्या हो गए, इक्वल पर प्रतिच्छेद करते, ठीक है, इक्वल पॉइंट में प्रतिच्छेद करते हैं, इक्वल इस प्रकार से, या ए बाई 2, ये ए बाई 2, यदि बी है तो बी बाई 2, बी बाई 2 है ना, इक्वली प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसे कह लो कि इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देखो समझना ध्यान से, ए और बी याद रखना क्या है, ए और बी क्या है, ये डायगोनल है। अब देखो तो हमने पूछा क्या, सो दैट द एरिया पैरेललोग्राम विद डायगोनल है ना, वो 1/2 ए क्रॉस बी, ये प्रूफ दैट करना, ये आना चाहिए ना। तो अगला पार्ट ना पढ़ना की जरूरत नहीं है, वो तो बाद की बात है। सबसे पहले हमने प्रूफ करना क्या, 1/2 ए क्रॉस बी है ना, ये किसका होना चाहिए, ये एरिया होना चाहिए पैरेललोग्राम का एरिया। ये पूछ ले, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होना चाहिए, डायगोनल है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखो कैसे प्रूव करेंगे, समझना ध्यान से। चलो मैं ए बी निकाल लूँ और ए डी निकाल लूँ, एरिया पैरेललोग्राम निकाल लूँगा। देखो कैसे करूँगा मैं, पैरेललोग्राम निकाल लूँगा कैसे, ए बी सी डी का कैसे निकालूंगा, 1/2 अब इस पॉइंट से ना बताओ, यदि ये पॉइंट होगा तो ये पॉइंट होगा, तो इससे कौन कौन से पॉइंट लेंगे, यदि मैं एरिया पैरेललोग्राम निकालूँ, यदि उसका भुजा दे तो, साइड दे तो इस पॉइंट से तो एक तो ये भुजा आ सकती है, इससे एक ही भुजा आ सकती है। ऐसा नहीं तो कि एक भुजा ये ले ली और एक भुजा ये ले ली, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये भुजा ले ली एक ये ले ली, ऐसा तो नहीं हो सकता। इस पॉइंट से एक तो ये भुजा बनेगी और एक ये भुजा बनेगी, तो ए से बी क्रॉस ए से डी, इस प्रकार से लेंगे। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर इस साइड भी ए होना चाहिए, तो ये अब इस प्रकार से एरिया निकालना है। ये अब ये निकाल लो, इससे प्रूफ अपने आप हो जाएगा, है ना। तो कैसे, यदि 1/2 हो जाए, देखो दोस्तों 1/2 हो जाए, यहाँ पर ए बी की जगह ना ए क्रॉस बी हो जाए ना, तो ए बी क्या है, आपको कोई सर ये तो आपने तो उसका साइड वाला फार्मूला लगा दिया, लेकिन हमें डायगोनल वाला निकालना है। अरे ये बताओ ए और बी का मान क्या है, या हमने तो क्या लिया है, ए बी और ए डी लिया है ना, भुजा ली है, लेकिन इनकी जगह यदि ए क्रॉस बी हो जाए,
ए और बी, और आपको पता है ए और बी डायगोनल दे रखा है इसने, तो डायगोनल है ये भुजा थोड़ी होगी, ये तो डायगोनल दे रखे हैं। यदि इनकी जगह में ये लिया होना तो इसका मतलब क्या होगा, एरिया पैरेललोग्राम हो जाएगा डायगोनल देके, तो ए और बी डायगोनल है ही। तो मतलब कहने का अर्थ ये है ए बी और ए डी का मान निकाल देंगे, इसके अंदर पुट करेंगे और ये मान आना चाहिए, तो तुम्हारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं ए बी निकालूँ, यहाँ से ए बी निकालूंगा तो देखो एक पास समझ रहे हैं, यहाँ पर ट्रायंगल लगेगा यहाँ पर, इस पॉइंट से मैं यहाँ पर इस साइड चलूँ तो ये हो जाएगा, इस साइड चलूँ तो ये हो जाएगा, इस साइड चलूँगा तो ये हो जाएगा। ये तीन, यहाँ से तीन डायरेक्शन निकलेगी, एक तो इस साइड भी जा रही है, यहाँ से इस पॉइंट से इस साइड भी जा रही है और इस साइड भी जा रही है। आई बात सुन में, तो सबसे पहले मैं ए बी निकालता हूँ, तो ए से बी वेक्टर। अब ए से बी वेक्टर क्या हुआ, इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर पुट कर देता हूँ दोस्तों मैं एम। तो आपने क्या करना है, देखो ए बी सी ट्रायंगल के अंदर देख लो, है ना, ए बी सी के अंदर देखो, ए बी सी के अंदर क्या होगा, ए बी है ना वो किस बराबर होगा, ये इस साइड चली गई, अब लिख दो इन ट्रायंगल ए एम बी, इन ट्रायंगल ए एम बी के अंदर देखना ए बी है ना, ए बी किसके बराबर आएगा, ए से बी, वो किस बराबर आएगा, ए से एम, प्लस का निशान, एम से बी के बराबर आएगा। अब कहते ऐसे कैसे आ जाएगा जी, समझ लो, मैं इसको अलग निकाल देता हूँ यहाँ पर, ए एम और बी ले लिया दोस्तों। अब इससे एक इस साइड चली जा रही है ये वाली, और एक इससे ये चली जाएगी। अब ए बी निकालूंगा ना, ये क्या इससे ये चली जाएगी और इससे ये क्या ये चली जाएगी। अब ये बता दो इसके अंदर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कैसे होता था, ए से बी है ना, ए से एम वेक्टर प्लस एम से बी वेक्टर क्या इज इक्वल टू ए से डी वेक्टर था, क्या ये पढ़ा था क्या। यदि जो वेक्टर है ना जो सेम डायरेक्शन चल रही है उनको तो ऐड कर दो, और वो किसके बराबर आएगा, जो अपोजिट वेक्टर है ना उसके बराबर आएगा। कौन सा, जो अपोजिट है ना, अपोजिट साइड उसके बराबर आएगा। तो ये बताओ यहाँ से चल रहा है, ठीक है, अब यहाँ से चल रहा है, ये तो चला गया यहाँ से, अब यहाँ से यहाँ इस साइड जाएंगे ना, तो क्या ये अपोजिट डायरेक्शन नहीं आएगी, ये अपोजिट नहीं आएगी, अपोजिट आ गई, ये अपोजिट है ना इसके। अब देखो इस साइड से चला, चलिए यहाँ से मान लो इस साइड से चला, ये तो ठीक डायरेक्शन, ये अपोजिट आ गई, ये अपोजिट आ गई। तो मैंने कहा था अपोजिट अपोजिट है ना उसको अलग कर देंगे और जो सेम डायरेक्शन है उसको जोड़ देंगे, वो इक्वल आएंगे हमेशा। तो ए से एम और एम से बी सेम डायरेक्शन है तो ये आएगा, और किसके बराबर आएगा, अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी इनसे, ए बी होगी, ए बी के बराबर आएगा। आई बात समझ में, इस प्रकार से आया ये, तो आ गई ये। लेकिन हमने से तो ए से एम, हमने तो हमें पूरा बी चाहिए, तो इसलिए बी से एम से बी है ना, उसको एम से मतलब बी से एम कर दो, तो इसको पलट दो इस प्रकार से। तो कैसे लिखते हैं बताओ, ए से एम तो ठीक है, एम से बी निकालेंगे। अब एम से बी है ना, बी से एम करना, तो क्या करेंगे, मैंने इसका निशान आ जाएगा बी से एम। अब आप उनको सर ये कैसे कर दिया, अरे ये तो वही कर दिया ना, मैंने कहा था ए बी एम है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन। अब ए से एम से बी है, अब इससे अपोजिट डायरेक्शन एम से बी ले लिया, ये एम बी ले लिया, लेकिन मैं यदि इसका बी एम करता हूँ ना, बी एम सेम डायरेक्शन में है, यदि इसका अपोजिट डायरेक्शन करना चाहते हैं माइनस का निशान आएगा ना, बता था ना मैंने, यदि इसका एम से बी है, बी से एम अपोजिट डायरेक्शन चलेगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगी, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन क्यों माना है, हम कुछ नहीं मानना इसको। अब इसी प्रकार से ए से एम निकलेगा, ए से बी निकलेगा, ए से डी और निकाल लो। अब ए से डी के लिए क्या करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ए एम डी, ए एम डी, पहला ए एम बी का था, ए एम डी, तो एम डी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला ए डी कैसे आएगा, ए डी सेम इसी प्रकार, ये तो इस साइड चल रहा है, इससे यहाँ से जाएगा, इससे इस साइड चल रहा है, इस प्रकार से है ना। तो ए से एम प्लस में एम से डी, ये आया हुआ है, तो आ गया बस, ए से एम से डी, बस ये लेना था। इसको डी से एम नहीं लिखना, क्योंकि ये तो इस सेम डायरेक्शन चल ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, है ना। तो हमने से बी से डी निकाला था, एम से बी निकाल दिया और एम से डी यहाँ पर निकल गया, ये आ गया। अब इन दोनों का मान यहाँ पर पुट कर देंगे मान, और सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं। देखो 1/2
ए बी का मान कितना है, ए बी का मान, थोड़ा इसको थोड़ा गैप में लिखता हूँ, देखो ए बी का मान। अब ए एम का मान पुट तो कर लो, ए एम का मान कितना, मैंने बताया था पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल है ना, एक दूसरे को इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब पूरी ए है ना, तो ये ए से एम कितना होगा, a/2, और बी से एम कितना होगा, b/2 है ना, ये पूरी b है ना, तो b/2, ये a/2, ये जगह यहाँ से क्या हुआ 1/2 कॉमन आ गया, a - b ये आ गया। अब इसी प्रकार से इन ट्रायंगल तो सेम पहले क्या था, ए एम डी क्या था, ए से डी आ गया था, किसके बराबर, ए से एम वेक्टर प्लस में क्या होगा एम से डी वेक्टर, ए से एम वेक्टर कितना होगा, ए से एम ये वाला है a/2, यहाँ पर ये वेक्टर जरूर लगाना दोस्तों, नहीं तो गलती हो जाएगी आपकी। एम से डी कितना होगा b/2 ऐसे होगा। अब यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेंगे, ये किसके बराबर होगा, ए डी के बराबर, दोनों मान पुट कर दो अब यहाँ पर, तो 1/2 ए बी का मान पुट करेंगे, ये बड़ा 1/2 a - b, फिर क्रॉस कर देंगे, क्रॉस इसका मान पुट कर दें यहाँ पर, अब ये है तो गुणाई, लेकिन वेक्टर गुणा, यदि वेक्टर के साथ गुणा करते हैं तो थोड़ा अलग बात होती है, लेकिन ये क्या कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट है तो इनकी तो आपस में वैसे ही गुणा हो जाएगी, तो 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 हो गए, और ये 4 गया बाहर है ना, तो 1/4 हो जाएगा। और एरिया पैराग्राफ होना, ये डायगोनल के साथ ये आएगा दोस्तों, इस प्रकार से ये लेना है, 1/2 नहीं लगाना यहाँ पर, एरिया पैराग्राफ डायगोनल दे रखे ना, तो सीधा वैसे ए से बी और ए से डी लेना है यहाँ पर, ये 1/2 नहीं लेना है ना, तो कि भूल के लिख गया था मैं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि ए से बी, ये क्या ए से बी ए से डी है, ये तो भुजा है, यदि भुजा हो तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 थोड़ी होगा। मैंने बताया था ना, देखो मैंने गलती कर दी पेपर के अंदर, आपने, लेकिन आपने गलती नहीं करनी, आप मुझसे इंटेलिजेंट हो ना, तो पेपर के अंदर आपने गलती नहीं करनी कि आप कहीं 1/2 लिख दो, क्योंकि एरिया भुजा है तो 1/2 नहीं आएगा, लेकिन डायगोनल है तो 1/2 आएगा। क्यों, कि भुजा 4 होती है और डायगोनल 2 होते हैं, तो इसका आधे होते हैं ना, तो इसलिए 1/2। इस प्रकार से थोड़ा टिप्स बताई थी याद करने की, तो ऐसे कर लेना, तो यहाँ पर 1/2 नहीं आएगा। अब 1/4 था, यहाँ पर 1/2 था, तो 1/4 बाहर चला गया, क्योंकि गुणा तो है ही, स्केलर की है तो वैसे ही था, नंबर की गुणा तो यही होती है, लेकिन वेक्टर की गुणा करके दिखाते हैं। देखो ए से ए की इसके साथ ए से करूँ ना, तो क्या ए क्रॉस ए आएगा, फिर इसकी इसके साथ करेंगे, इसके साथ, और इसकी इसके साथ करूँ तो बीच में प्लस का निशान, ए क्रॉस बी आएगा। अब इसी प्रकार इसकी नाम है, अब इसको छोड़ दे, अब इसकी करेंगे ना इसके साथ, तो बी की ए से करेंगे तो क्या होगा, माइनस का निशान है, इसका बी क्रॉस ए हो जाएगा दोस्तों। अब इसके साथ करूँगा माइनस का निशान, और ये बी क्रॉस बी हो जाएगा, इस प्रकार से ये भी हो जाएगा 1/4। अब देखो दोस्तों क्या देखेंगे, अरे ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 0, ए क्रॉस सेम के क्रॉस प्रोडक्ट, सेम वेक्टरों में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है 0, सेम की क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है, ये बच गया, तो इसको क्या लिख देंगे 1/4, 1/4 इसको लिख देंगे ए क्रॉस बी। अब देखो दोस्तों ये बी क्रॉस ए है, इसको मैं ए क्रॉस बी इस प्रकार से उल्टना चाहूँ ना, तो माइनस आएगा एक निशान, एक माइनस ये रहा, एक यहाँ से इसको पलटने पर आएगा, इसको ये मैंने पलट दिया, ये इस प्रकार से आएगा। अब इनको पलटने से आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब ए क्रॉस बी ये रहा, ए क्रॉस बी ये रहा, मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ अब क्या 1/2 ए क्रॉस बी, सॉरी ए क्रॉस बी यहाँ था, ए क्रॉस बी यहाँ था, 2 ए क्रॉस बी हो जाएगा 2, 2 से 1 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 से 1 कटने के बाद 1/2 होगा। आई बात में नहीं आई, 2 बन गया था ए क्रॉस बी यहाँ पर, प्लस का ए क्रॉस बी यहाँ पर, 2 ए क्रॉस बी हो जाएगा, 1/4 था 2 से कट गया 1/2, तो ये क्या ये वाला सेम आ गया, तो यही प्रूव करना था। उसके बाद अगला आप कर लेना पार्ट क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डायगोनल दे रखा है, ए और बी का मान दे रखा है, इसके अंदर पुट करेंगे निकाल देंगे मान, एरिया निकालना आता ही आपको, तो ठीक है दोस्तों। ये तो बात होगी किसकी, हमारी एक्सरसाइज की। अब आपके डाउट कर देते हैं पूरे। तो देखो दोस्तों सबसे पहला मैं क्या करता हूँ, किसके डाउट थे आपके, हाँ 12.5 डाउट
12.5 12.5 का एक 16वां क्वेश्चन था। 16वां क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके स्क्रीन के नीचे आ गया होगा। इफ़ ए वेक्टर इज एनी वेक्टर, ए है कोई वेक्टर है, अरे बताओ कुछ वेक्टर दे रखा है, कोई वेक्टर है, ए एनी वेक्टर है इन द स्पेस, स्पेस के अंदर कोई वेक्टर है तो उसको क्या मानेंगे, आपकी मर्जी है, चाहे A1 मान लो, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप मान लो, ये आपकी मर्जी है। मैंने बताया था क्या, XYZ मान लो ना, एक पॉइंट पकड़ लो, चाहे XYZ मान लिया करो, सभी जगह XYZ मान लिए तो XYZ हो गए। अब देखो दोस्तों, अब क्या कह रहा है ये कि सो दैट करना है, क्या सो दैट करना है, ये देख लो, A इजिकल टू A डॉट आई फिर आई कैप के साथ A डॉट जे, वेक्टर लगाना ना जे के साथ, A डॉट के 12 के है, ये सो दैट करना। इसमें है क्या, इसके अंदर कुछ है तो है, था ही नहीं। इसका मान क्या दोस्तों, इसका मान तो ये है ना। तो सबसे पहला लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, ए वेक्टर, और इसका मान क्या है, एक्स आई माना ना, वाई जे और जेड के, ये तो लेट किया था, ये ऐसे माननी है। तो ए वेक्टर ये होगा, तो इसके बराबर लेनी ये वाली। अब सबसे पहले हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड ना ये लेनी है इस प्रकार से। तो राइट हैंड साइड के अंदर सबसे पहला मैं, राइट हैंड साइड यही है, इसकी मैंने बात कर ली, ए वेक्टर क्रॉस के कैप और इंटू के कैप। सबसे पहला मैं ए डॉट आई ये निकाल लेता हूँ ना, यहाँ पर ए डॉट आई निकाल लेता हूँ। तो ए डॉट आई निकालता हूँ दोस्तों, यहाँ पर नाउ लिख लो, क्यों नाउ तो हमारा फुल पत्ती वाला है, कभी भी कोई ये तो लिख दिया, इसके बाद थोड़ा नया थोड़ा स्टार्ट करेंगे नई तरीके से, तो नाउ लिख देते हैं। तो देखो सबसे पहला मैं एक डॉट आई निकाल देता हूँ अलग से, ये अलग से निकाल लूँगा, ये अलग से, ये अलग से, ये सभी निकाल कर ये अलग से निकाल लूँगा दोस्तों। देखो ये अलग से निकाल लूँगा, ये अलग से निकाल लूँगा और ये अलग से यहाँ पर पुट कर दूँगा, है ना, आंसर आ जाएगा। तो ए डॉट आई कैसे निकलेगा दोस्तों, ए का मान क्या है, ये बड़ा ए का मान तो ये है, माना था ना, ठीक है। अब वो सर गलत होगा क्या, मैं सो क्या गलती है यार, आई जे तो लिखा, अरे लोग आप कहोगे सर अरे ये वेक्टर कहाँ पर लिखोगे सर, यहाँ वेक्टर लगाए तो गलती हो जाएगा, अभी भी गलत कहोगे सर, क्यों ये कैप तो लगाओगे सर, हाँ बिल्कुल लगाएंगे, समझदार हो गए आप तो, है ना। तो ये इसी प्रकार से समझदार दिखानी है, वेक्टर तो वेक्टर लिखना है, आई कैप कैप होती है तो कैप कैप लिखना है ना इसके अंदर। अब इसकी क्या करना है दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट करनी किसके साथ, आई कैप के साथ। अब ये मुझे ईमानदारी से बता दो कि इसकी पूरे के साथ क्या होगी, डॉट प्रोडक्ट क्या होगी। मैंने कहा था डॉट प्रोडक्ट आई की आई के साथ होती है, और क्यों, एक बात बताई थी मैंने, बताओ याद करो, 20 साल पहले की बात है, इसकी डॉट प्रोडक्ट 1 होती है, डॉट प्रोडक्ट सेम उसकी सेम की 1 होती है, के के साथ कितनी होगी, 1 होगी, लेकिन आई की जे के साथ की थी तो कितनी थी, 0, जे की किसके साथ, वो अन्य के साथ 0। याद आया या नहीं आया, अरे सेम वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, आई आई जे जे के ना, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट तो 1 होती है, और जो यदि अपोजिट है ना, एक तो ए ले आई ले लिया, एक जे ले लिया, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0। तो अलग अलग है ना, उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, बताया था ना। तो इसलिए फिर क्या करते थे, आई की ओनली आई के साथ करते थे डॉट प्रोडक्ट। तो आई की आई के साथ करेंगे तो क्या आएगी दोस्तों, एक्स ही आएगी क्या, क्योंकि आई डॉट आई लिखेंगे यहाँ पर, वो तो लिखते नहीं हम, क्यों, आई डॉट आई तो क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मतलब 1 हो गया यहाँ पर 1, ऐसे था ना। आई बात समझ में नहीं आई। अब आई की जे के साथ करेंगे 0, आई की के साथ करेंगे 0, 0 0 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे करते थे। अरे ऐसे समझा देता हूँ, कई बच्चे क्या आता समझ में नहीं आता कई बार। मान लो ये वेक्टर इस प्रकार से मान लिया, आई कैप जे कैप इस प्रकार से। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 एकम 3 प्लस 4 दूनी 8 4 3 12, कैसे करते थे क्या, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो नहीं की ना, क्यों, मैंने ज़्यादा 0 होती है, आप तो समझ में आ गया होगा, की थे ना इस प्रकार से, तो इसके साथ होगी। इसी प्रकार से आई के जे के साथ तो निकालेंगे। अब ये निकालेंगे तो क्या हुआ, ये वाई सेम लिख लोगे, अब तो निकाल लोगे, ये लिखोगे डॉट यहाँ पर जे लिखोगे। अब जे की यहाँ पर जे वाले के साथ करेंगे, जैसे यहाँ पर वाई जे प्लस जेड के,
तो क्या आएगा, इसके साथ करेंगे तो y आ जाएगा .1, डॉट 1 लगने की वैसे जरूरत नहीं है ना। अब a क्रॉस z करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर z का z आ जाएगा। ऐसे करोगे z आएगा, एक्स वाई जेड का मान ये मान है ना, यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या था a डॉट आई, कितना ये मान, इसका मान a डॉट आई का x आया ना, इसका मान कितना आया है, इसका मान x आया तो x पुट कर दिया, आई ये रहा। इसका मान कितना y आया था, j ये रहा। इसका मान कितना था, k आया था, सॉरी z आया था, और k ये रहा। ये आएगी राइट हैंड साइड, ये आएगी लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी क्या, और यही मैंने क्या करना था, प्रूव करना था, आसान था। बस पॉइंट टू पॉइंट रहा करो आप, क्या पॉइंट टू पॉइंट। एक और क्वेश्चन था इसका 25वां क्वेश्चन, इफ ए मेक एंगल बिटवीन एंगल विद द आई जे के, अच्छा, एंड हैज ए मैग्नीट्यूड 3। अब ए दे रखा है इसने जो एंगल बनाता आई जे के साथ अलग अलग साथ, और एक आई जे के साथ एंगल दे रखा है, एंड हैज मैग्नीट्यूड 3। अब ए की मैग्नीट्यूड 3 है, एंगल बनाता है, ए का मैन क्या दे रखा है, कुछ भी नहीं। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, क्या अब ए वेक्टर दे दिया कोई। अब मैंने बताया था कोई ए वेक्टर यदि दिया हो ना, कुछ भी मानना हो तो उसका मान कैसे मानना है, कुछ भी मान लेंगे, एक्स वाई ऐसे मानना वो वेक्टर है ना। और इसकी मैग्नीट्यूड भी दे रखी है, इसकी मैग्नीट्यूड 3 दे रखी है ना दोस्तों, एक मैग्नीट्यूड दे रखी है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगी, ए की मैग्नीट्यूड इसकी कर देना साथ में, कितनी होगी 3 दे रखी ना, ये दे रखी है। इसकी मैंने मैग्नीट्यूड कर दी, वेक्टर मान लिया, लाइट कर लिया, इसकी मैग्नीट्यूड मान ली, इसकी निकाली तो इसकी ये आ जाएगी, और ये दे रखी है किसके बराबर, 3 के बराबर है ना। अब ये कह रहा है ए है ना, इफ ए मेक एंगल विद आई जे के साथ, ए है आई जे के साथ एंगल, ए का आई के साथ एंगल बनाएंगे तो क्या होगा, क्या कोस थीटा होगा, क्या कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट आई, ए का मैग्नीट्यूड आई कैप का मैग्नीट्यूड, ऐसे था ना। इसका कोस थीटा का क्या होगा, ये होगा ए डॉट जे के साथ एंगल, एंगल किसके साथ, सॉरी के इसके साथ एंगल, ये तो इसी प्रकार से पहले मतलब यही है, इफ ए मेक एंगल विद आई के साथ एंगल, ए के और जे के साथ एंगल, और के साथ एंगल, ये दे रखा है ना, और एक इसका मैग्नीट्यूड दे रखी थी ये वाली, तो ये तो गिवन था, इतना लिख दिया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, देन प्रूफ दैट, ये तो दिया हुआ है, अब प्रूफ क्या करना है, एरिया बिटवीन द एंगल ए एंड आई जे के है ना, सभी के साथ एंगल कितना होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ए का एंगल, ए का जो एंगल है ना सभी के साथ आई जे के साथ, वो होना चाहिए कितना, कोस इनवर्स 1/√3 ये होना चाहिए। देखते हैं ये आएगा क्या नहीं है, तो ये आएगा, इसके निकालना है तो देख लेंगे। सबसे पहले ये निकालते देखो, ए डॉट आई क्या हुआ, ए वेक्टर का मान कितना है, डॉट में गया आई, नीचे ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3, अरे एक ए का मैग्नीट्यूड का मान कितना 3, ये पुट कर दे, ये ना पुट कर देना यहाँ पर कहीं, ये निकाल दो, नहीं ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, ए का डायरेक्ट पुट करो 3। ये बता दो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये तो यूनिट वेक्टर आई क्या है, आई का कैप का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो आई बात समझ में, तो 1 होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। और अब तो आओ, अब आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स आएगा, क्या ये इसके मान x/3 आया है क्या, आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, ये आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका मान निकालेंगे तो एक्स आई अच्छा वाई जे प्लस में जेड के बाई, इसका मान 3 है, और जेड का मैग्नीट्यूड कितना है 1 होगा, और यहाँ पर था जे कैप, अब जे की ओनली जे के साथ होगी ना मल्टीप्लाई, तो ये वाई हो जाएगा, नीचे 3 आएगा। इसी प्रकार से z/3 आ जाएगा, कर लोगे। ए के साथ के साथ करेंगे तो के, इसके यहाँ पर के लिखेंगे तो के साथ करेंगे, जेड आ गया z/3, क्या हो जाएगा z/3, x/3 आ गया। अब कोस थीटा किसके बराबर आया है यहाँ पर,
यहाँ से क्या आ गया x/3, यहाँ से निकाल लो क्या x का मान 3 cos थीटा। अब cos थीटा यहाँ से y/3 आया है, यहाँ से कितना है y/3, यहाँ से y का मान निकालो कितना 3 cos थीटा। अब यहाँ से किसका मान आया cos थीटा इक्वल टू z/3 का मान आया है, यहाँ से z का मान निकालो कितना 3 cos थीटा। तीनों मान आने के बाद सिमिलरली ये होगा आल्सो। फिर क्या होगा, तीनों का मान आने के बाद आप पता क्या कर दो, क्या पूछा इसने, एंगल बिटवीन द आई जे के है ना, सभी के साथ एंगल है ना, वो इतना दे रखा, कुछ नहीं करना, सभी के साथ एंगल दिखा रखा है ना ये, तो इसके अंदर पुट कर दो सभी के सभी मान, मैग्नीट्यूड है ना इसके अंदर पुट कर दो। यहाँ पर पुट करेंगे, देखिए यहाँ से लिख दो क्या आल्सो, लिखकर इसके अंदर पुट करना, इसका मान क्या है, इसका मैग्नीट्यूड वाई स्केयर और जेड स्केयर है इसका 3, इसके अंदर पुट करना दोस्तों, एक्स का मान ये रहा, वाई का मान ये रहा, जेड का मान ये रहा, तो इसका मान करूँगा 3 cos स्केयर थीटा, तो यहाँ पर पुट करूँगा इसका मान, तो क्या 9 cos स्केयर थीटा हो जाएगा। अब कहोगे 9 क्यों, 3 का स्केयर 9 होता ना, स्केयर ही करना, एक्स का स्केयर करेंगे तो इसका स्केयर होगा 3 3 9 9, 9 का स्केयर प्लस में सेम ही आ जाएगा 9 cos स्केयर थीटा 9 cos स्केयर थीटा, ये आ गया जी। ये निकाल लेंगे, पुट कर दिया, किसका मान आएगा, और इजकल टू क्या 3 इजकल टू में, अब 1 2 3 तो 3 दिख रहा है क्या, ये यहाँ पर मिटो दूँ, यहाँ पर लिख दूँ क्या, यहाँ पर लिख देता हूँ ना, थ्री के बराबर। अब 9 cos के थीटा 9 cos के थीटा 9 cos के थीटा कैसे लिखते हैं, 3 हो जाएगा, 3 × 9 cos के थीटा हो जाएगा ना, 3 था 1 2 3 तो 3 9 cos के थीटा 9 3 27, ये 27 होता है। अब इसको लिखेंगे तो कैसे होगा इक्वल टू 3, इसको 27 किसका स्केयर होता है 3 × 3 होता है ना, 27 का मतलब 3 × 3 कैसे रूट करेंगे, इस 2 का तो एक बार आ जाएगा, ये बेचारा अंदर रह जाएगा, कल्ला रहेगा, क्योंकि दो होते ना साथ में तो वो बाहर निकल जाते हैं सभी रास्तों से, बेचारा जो कल्ला हुआ ना वो मरेगा, कल्ला अंदर ही रह जाएगा। तो हमेशा हमारे साथ चल रहे अपना ना, हमेशा हमारे साथ चलना है, हम बाहर निकल जाएंगे हर समस्या से, टेंशन लेना। तो 3 × ये हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा cos थीटा बचेगा, स्केयर तो हट गया 3। अब इस 3 से ये बेचारा 3 कट गया, यहाँ पर 1 बच गया, तो cos थीटा ये इतना बच गया यहाँ पर 1। अब इस ये भी यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा ना ये, और फिर क्या हुआ थीटा इक्वल टू क्या हुआ cos इनवर्स 1/√3। क्या यही प्रूफ दैट करना था क्या, बताओ, यही करना था, ठीक है। तो आया बात समझ में, क्या करना था, ये वो कोई वेक्टर मान लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड 3 दे रखा है। अब ए का जो एंगल है ना आई जे के साथ वो दे रखा था है ना, वो कह रखा कि आई के का ना आई जे के साथ एंगल है, तो आई का cos थीटा आ जाएगा a डॉट आई के साथ a डॉट जे के साथ का, जैसे मैंने अब किया है। उसके बाद उसका मान क्या होगा, आई जे के क्या है इनका मैग्नीट्यूड, उसका यूनिट वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 1, और ए का ये होगा, इससे क्या होगा ये मान आ जाएगा। अब यहाँ से एक्स वाई जेड का मान आएगा, इसके अंदर पुट करेंगे सोल्व करेंगे थीटा आ जाएगा। ध्यान से समझ के करना है, ये कर लेना, एक बार करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब डाउट आ जाओ, आपके थे 12.6 के अंदर, 12.6 के अंदर थे डाउट। यहाँ 22.6 के पहला, सबसे पहला 12वां क्वेश्चन देखो दोस्तों। 12वां क्वेश्चन वैसे देखो, करना तो कर लेना, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, आपके पेपर में तो नहीं आएगा, लेकिन समझा देता हूँ फिर भी आपको है ना, समझना ज़रूरी है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला क्या दे रखा है, ए वेक्टर दे दिया क्या
ए वेक्टर दे दिया कितना आई वेक्टर 3k वेक्टर, बी वेक्टर कितना दे दिया माइनस का आई वेक्टर 2j वेक्टर प्लस में k वेक्टर, और एक सी वेक्टर दे दिया कितना 3i वेक्टर प्लस में j वेक्टर। फिर क्या करेगा, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द दिस वेक्टर। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट ये पूछा है, पॉइंट टू पॉइंट याद क्वेश्चन किया करो। सबसे पहला पूछ लिया फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। ये था कोई ए वेक्टर है, उसके डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर निकालते थे तो इस प्रकार से निकालते थे ए कैप इजकल टू इसका और इसका मैग्नीट्यूड, ऐसे था दोस्तों, है ना। सेम इसी प्रकार से बात है, मैंने बताया था यूनिट वेक्टर है दो प्रकार से पूछेगा, एक तो किसी के डायरेक्शन के अंदर, तब तो ये था, अब एक किसी के परपेंडिकुलर ए और बी के साथ, तब क्या था, तब वो था साइन थीटा इजकल टू क्या और यूनिट डायरेक्शन। तो फिर क्या था वो दूसरा वाला फार्मूला एन कैप इजकल टू ए क्रॉस बी वाला, है ना, इस प्रकार से। तो लेकिन इसने क्या किया है, पूछा है यूनिट वेक्टर निकालना इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ, तो ये वाला फार्मूला क्या है कि सबसे पहले आपने ये समझना पड़ेगा कि डायरेक्शन का मतलब और रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है। रिजल्टेंट के डायरेक्शन में पूछा ना, तो सबसे पहले हम तो रिजल्टेंट निकालेंगे, तो आप लिखाओ, आपने लिखना रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर, दिस वेक्टर मतलब कौन से, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। रिजल्टेंट कुछ नहीं होता दोस्तों, ए वेक्टर दोनों सभी को जोड़ दें, उसका रिजल्ट क्या आएगा, यही आएगा रिजल्ट, बस यही था। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए बी सी को होता है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, शायद मैंने पहले बता दिया था ये कि हाँ इनका जोड़ होता है रिजल्टेंट। अब आगे देखते क्या होता है, बस इसके अलोंग क्या हुआ यूनिट वेक्टर निकालना, इसके डायरेक्शन में निकालना है या परपेंडिकुलर, आप वो सर डायरेक्शन के अंदर, डायरेक्शन में निकालना है इसका, तो क्या होगा, तो आपने ये क्या देखो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन में निकालना, डायरेक्शन ऑफ ए किसके, इन द डायरेक्शन ऑफ, क्या लिखो अब की बार ये लिखोगे ए वेक्टर, इसकी डायरेक्शन में निकालना है, मतलब ये कोई पूरा वेक्टर होगा इसके लोग निकालना। अरे सबसे पहले निकाल तो ले, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर तो निकाल लो, ए वेक्टर का मान ये पुट कर देंगे, बी का ये और सी का ये, मैं तीनों को जोड़ दूं कि यहाँ पर ही समझ जाओगे, तीनों को जोड़ रहा हूँ ए बी सी को। सबसे पहला आई वाले पॉइंट जोड़ता हूँ, आई का मान एक जीरो होगी, यहाँ पर बचेगा 3 तो 3 और मैं लिख दूंगा आई वेक्टर कैप। आई बात समझ में आई है क्या, अरे ए वेक्टर और सी वेक्टर को जोड़ रहा हूँ देखो इस प्रकार से, तो क्या होगा एक और एक 0, मैं इसका 3 हो जाएगा 3i कैप। फिर मैं बी वाले फिर जोड़ता हूँ जे वाले को 2 2 4 और 1 5 प्लस का 5 से हो जाएगा। फिर करता हूँ 3 और 1 4 कुछ है ही को नहीं प्लस में 4 के कैप। रिजल्टेंट वेक्टर आ गया आपका। रिजल्टेंट आने के बाद अब लिख दो वो यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, इसके डायरेक्शन निकालना। तो क्या होगा दोस्तों, ये तो सेम ही आ जाएगा, है ना, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे क्योंकि मान लो ए वेक्टर है, इसके अलावा निकालना था ए वेक्टर के, तो ए कैप इजिकल टू क्या था, इसका नीचे इसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे। और ये मैंने इसका पूरा कैप लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, अपने यूनिट वेक्टर लिख दें इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। इसी यदि आप कैप लिखो या यह बात एक ही बात है, लेकिन कैप थोड़ी अच्छी लगती है, मैंने पूरी लाइन ही लिख दी। यूनिट वेक्टर निकालना इसके करो तो ये वाला नुक्यों आ जाएगा, इसका नीचे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ये था ना। अब इसका मान क्या है, ये बड़ा 3i प्लस में 5j प्लस में 4k और नीचे इसका मैग्नीट्यूड करते हैं कितना है, इसका 9 होगा, इसका 25 होगा, इसका 16 होगा, है ना, और 16 और 9 25 ये रहा तो रूट 50 हो गया, तो इसका नहीं आप लिख दो रूट 50
और 50 को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कैसे, देखो इस प्रकार से चेंज किया। अगर 50 है ना, इसको 5 तो ये है, गुणा हम 10 लिख सकते हैं इसको 50। अब 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा हम 2। ये दो जो अकेले दो बन जाए ना तो बाहर निकल जाएंगे, एक लिख देंगे। लेकिन जो अंदर बच गया एक, उसको इस प्रकार से, तो इसको क्या लिख देंगे 5√2। इस प्रकार से आई बात समझ में या नहीं आई, आगे। तो ये होगा यूनिट वेक्टर निकालना था पहला पॉइंट, है ना। अब आपकी मर्जी, इसको इसके साथ अलग अलग लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहला पॉइंट निकल गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है वो देख लो। आल्सो फाइंड ए वेक्टर डी विच इज नॉर्मल टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, ए वेक्टर आल्सो लिख देंगे यदि अगला वेक्टर निकालना तो वेक्टर डी निकालना है, वेक्टर डी निकालना है ऐसे। तो डी वेक्टर निकालना है इन द नॉर्मल। दोस्तों नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल का लिख लो आगे, नॉर्मल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब भी ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल दे, ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर और नॉर्मल, इनका मतलब होता है परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक है, ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर और नॉर्मल का, तो नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ए एंड बी के परपेंडिकुलर। तो वो डी वेक्टर है ना, वो डी वेक्टर क्या हुआ, इन दोनों का परपेंडिकुलर है। तो डी वेक्टर दोस्तों इसका मतलब होगा ए क्रॉस बी, ये निकालना है। अब वो जी कैसे जी, इन द नॉर्मल परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वाला वही कम एन कैप वाला क्रॉस बी वेक्टर ये था, नीचे इस प्रकार से था, ये वाला इस प्रकार से था दोस्तों। लेकिन यहाँ पर क्या था, एन का वाला साइन थीटा वाला साइन। अभी कोई वेक्टर दिया डी, डी होता है ये वाला पॉइंट ये। अब ये इसके परपेंडिकुलर है ना, तो 90 डिग्री हो जाएगा। 90 का मान कितना था 1, इसका मान 1 हो जाएगा 1। अब इसको ले जाएंगे इस साइड, और ये किसके बराबर आएगा, इसके साथ। अब ये पॉइंट क्या है, ये डी है, इसके जो मैग्नीट्यूड आएगी ना वो डी वेक्टर आएगी। इस प्रकार से आप याद कर लो। क्या इतना कुछ याद आपको कुछ करना नहीं, बस ये याद रखना, रटा मारो कोई वेक्टर है यदि नॉर्मल है ना ए और बी के, तो क्या होगा डी वो ए क्रॉस बी होगा। अब ए क्रॉस बी निकाल दोगे, ए क्रॉस बी निकाल दोगे, ये मिटा दूं अच्छा। अब इसका ए क्रॉस बी निकालना है, आई जे के ले लोगे 1 2 3 माइनस का 1 2 1 ए क्रॉस बी, कैपिटल ए आएगा ना ए और ये बी है ना, क्योंकि ए बी है ए। तो ये निकालेंगे तो कैसे आएगा, निकाल लोगे तो ये आ जाएगा, छोड़ो निकाल लोगे ना, ये तो ये आ गया, ये निकाल लोगे ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर डी। अब अगला क्या दे रखा है एक और पॉइंट, एंड व्हाट इज द इंक्लाइंड ऑफ डी एंड सी। इंक्लाइंड होता है थीटा, थीटा होता है, डी आएगा कुछ भी आएगा, देखना डी का मान आ जाएगा कुछ भी, ए क्रॉस बी कुछ भी आएगा। अब इंक्लाइंड होगा ना इसके साथ डी और सी के साथ, वो क्या होगा वो निकालें। इंक्लाइंड होगा, इंक्लाइंड इंक्लिनेशन है मतलब थीटा जो मैंने आता वो होता है डी और सी के साथ। थीटा किसके साथ, सी और डी पूछा है, तो सी डॉट ये हो जाएगा नीचे इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड। फिर निकालना ये निकाल लोगे तीसरा पॉइंट, ए क्रॉस बी निकाल लोगे दूसरा पॉइंट, और ये निकाल लोगे पहला पॉइंट। 1 2 3 3 क्वेश्चन थे इसके अंदर, एक ही के अंदर निकाल लोगे ना, निकाल के देखना। अब आ जाओ दोस्तों 17वां क्वेश्चन। 17वां क्या था बोलो, 17वां क्या दे रखा है देखो, मैंने समझा दिया था पहले ही, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है ना। अब इसके वर्टिसेस दे रखे हैं पैरेललोग्राम के 3 माइनस 1 और 2, इसके दे रखे हैं क्या 4 माइनस का 3 और 1। देखना कहीं बी का क्या है ये रेगुलर लेने हैं। देखो ए बी सी डायरेक्ट देना, इसके बाद ये इसके बाद ये, तो इसी प्रकार से ए पहले का ए बी और फिर सी और फिर डी, इस प्रकार से लेने पड़ेंगे आपने, कहीं उल्ट फुल्ट कर दो इनकी,
क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सी क्या है, सी का मैं इस साइड लिख दूँ 4 माइनस का 3 1 और कितना है ये 6 माइनस का 3 और 0। कुछ लेना ही नहीं, क्या निकालना है एरिया पैरेललोग्राम। मैंने बताया था एरिया पैरेललोग्राम निकालने के लिए क्या बताया था, मैं तो हमेशा ये लेता हूँ। ये पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट से एरिया पैरेललोग्राम क्या होगा, अब बोल दो एरिया पैरेललोग्राम क्या होगा, ए बी सी डी। इसका एरिया क्या होता हो, अब कुछ भी नहीं दिया था, मैंने बताया था चाहे डायगोनल लो, आप चाहे डायगोनल निकाल लो, ए से सी और ए से डी ये निकाल लो तो भी एरिया सेम आएगा। या भुजाओ वाला इस तरीके से कर लो, तो भुजाओ वाले तरीके से करें तो ये पॉइंट मैं मानता हूँ, तो एक ये भुजाव ले लूँ मैं, ए क्रॉस बी। अब इसके साथ वाले कौन सी लेनी पड़ेगी बताओ, इसके साथ वाले तो ये लेनी पड़ेगी ना, ये तो नहीं ले सकते हाँ, क्योंकि इक्वली मतलब वो है एडजेसेंट साइड ले लो, साथ साथ वाली साइड, तो एक ये रही और एक ये रही, तो ए से डी और ले लेंगे। मैंने कहा था डी से सी डी से ए लिखते हैं तो भी गलत हो जाएगा, तो ये ले लिया, तो ये निकालना है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, ए बी वेक्टर निकालोगे, ए बी निकालोगे, ए बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बी के पोजीशन वेक्टर क्या है ये, इसमें से एक है, तो या आप यहाँ पर इस पूरा मान देना, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या मानोगे, इसके साथ आई जे के ला दो, और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इसके साथ आई जे के ला दो। इसी प्रकार सी का इसी प्रकार डी का लिख देंगे, है ना, निकाल दोगे। अब बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये इसका में से ये वाला घटाएंगे, आई जे के वाले में आ जाएगा, इसी प्रकार ए डी का आ जाएगा, सभी मान यहाँ पर पुट कर आंसर आ जाएंगे। आ गया है, समझ में नहीं आया फिर भी यदि नहीं होता तो भी बता देना ना, मुझे आशा इतना तो कर लोगे। ए बी वेक्टर निकालना है, ए डी निकाल के इसके अंदर पुट करो, आ जाएगा ना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। एक एक्सरसाइज बच गई हमारी, कौन सी 12.5, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, 2 क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट, सभी क्वेश्चन तो करके देखने ही नहीं। इसके अंदर 12.7 बच गई, इसको कल करवा देंगे और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवा देंगे, तो अच्छे प्रकार से करके लेना है। थैंक यू दोस्तों।